सखी सहेली। सखी सहेली। सुनने वाली सभी सखियों को, सहेलियों को और हमारे सखाओं को भी दीपा माहेश्वरी का और राजुल का नमस्कार। तुमने बहुत रुक कर कहा, सखाओं को नाराज हो जाएंगे सखा। ऐसा है? नहीं भाई, ऐसा लगता है कि आपको भाई सोचना नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा लगता है शामिल कर रहे हैं ना, तो जरा खास तवज्जो दे करके की जाए, इसलिए रुकी थी। अच्छा, ये तो हो गई बात, लेकिन आज जो हम लोग बातें करने वाले हैं वो बहुत खास हैं, क्योंकि देखो ना, हम अपने लिए बहुत कुछ सोच कर रखते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और जब वो कर लेते हैं या नहीं भी कर पाते, तो वो सारी चीजें हमारी किस पर लागू होती हैं? हमारी संतानों पर। सही बात है। तो यानी हम अपने एक तरह से कि हमारी इच्छाएं कभी कभी उन पर आ जाती है ना? तो ऐसा ना हो, मतलब इच्छाओं को रखना चाहिए कि ना नहीं रखना चाहिए, बच्चों पर अपनी इच्छाएं थोपनी चाहिए कि नहीं थोपनी चाहिए, और वो क्या करें, वो वही करें जो हमने सोचा है, या वो करें जो उनका मन है। जी। तो ये बातें अक्सर होती रहती हैं, लेकिन ये इस बात से कतई इनकार नहीं है कि माता पिता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो आज करियर चुनाव और माता पिता का साथ, इस बारे में हम बातचीत करेंगे, और बहुत सारे संदेश आए हैं। तो हम उनको भी शामिल करेंगे, और हमारे श्रोताओं ने क्या क्या लिख भेजा है वो हम पढ़ेंगे जरूर। और बात ये जो साझेदारी की, आपसी रिश्ते की है, इसी तरह से ये जो रिश्ता और ये साझेदारी कभी कभी आगे बढ़ जाता है, व्यापार में भी चला जाता है ना? वो तो है। तो भाई संबंधों में तो होता ही है, पति पत्नी का हो गया, भाई बहन का हो गया, लेकिन जब व्यापार में अगर आप कोई साझेदारी कर रहे हैं या पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो दोस्त से हो जाते हैं, बहुत दोस्त के साथ बिजनेस हो जाते हैं, कभी कभी हम कजिन्स के साथ के बीच में भी हो जाते हैं ना, कि हम चलो मिलके बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली क्या बातें हो, आगे चल के वो रिश्ते में कहीं कोई खटास ना आए, या वो ऐसा ना हो कि भाई बोलचाल बंद हो जाती है। कई जगह ऐसा देखा है। अगर रिश्ता ना भी हो, तब भी अपने साझेदार के साथ अगर आप कुछ व्यापार कर रहे हैं, तो किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए होगा, और किन बातों से कतई तौबा करनी होगी, मतलब उनसे परहेज करना होगा। बिल्कुल। और आज का तो खास दिन है, सोमवार है, कथा सुधा है। तो आज हम पटा बनेठी भगवती चरण वर्मा जी की ये कहानी है, ये सुनेंगे। और मॉनसून है, बारिश का मौसम, हर जगह बहुत बारिश हो रही है, और इसके साथ में एक शिकायतें हमारी जो बहनें हैं वो, और बहनें क्या सखा भी करते हैं, कि बाल बहुत झड़ रहे हैं इन दिनों। चलो शुक्र है कि बाल झड़ने की तुमने बात की। हाँ बताओ, झड़ रहे हैं तो उसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे कि क्या किया जा सकता है, और कैसे अपने बालों को संभाल के भी रखें, और कुछ थोड़ा इन दिनों में घरेलू उपचार करके हम बालों को संभाल तो सकते हैं। हो सकता है शायद अगर ये लगातार हम इन उपचारों का प्रयोग करते रहें तो घने भी हो जाएं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे एक साथी ने कहा है कि घने बालों की बात मत करिए, जिनके झड़ रहे हैं उनकी बात बताइए। और एक और संदेश ये है कि घने बालों की देखभाल के मेरे दिन तो गुजर गए, अब तो जो बचे हैं उन्हीं की थोड़ी बहुत देखभाल कर लेते हैं। तो उनकी कर लेंगे हम, जितने हैं उन्हें बचा लेंगे, जिसमें से कि सर एकदम से प्लेन ना हो जाए। आगे इन्होंने लिखा है, अब तो 90 के दशक की उन घने बालों की यादों को याद करते हैं, पुरानी तस्वीरों को देखते हैं। और आगे इन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि बिना सोचे मुसीबतों से लड़ गए, जिंदगी में आगे तो बढ़ गए, पर दुख इसी बात का है कि मेरे स्टाइलिश बाल सब झड़ गए। तो भाई ये दुख सुख में भी बदल सकता है। आज हम जब बात करेंगे तब बिल्कुल हो सकता है ये दुख सुख पे भी बदल जाए।
और कुछ तो फर्क अगर इनमें जितने हम आज रेमेडीज और उपचार बता रहे हैं उसमें से 2-3 भी अगर अपना लिए, और लेकिन लगातार, ऐसे नहीं हाँ कि बस थोड़ा सा 1 हफ्ता 2 हफ्ता कर लिया फिर बोलेंगे वो तो बोला था हमारी सखी ने, ठीक है अब मन नहीं कर रहा, ऐसा नहीं, लगातार कुछ वक्त कीजिए, जरूर आपको फर्क आएगा। क्या ऐसा लगता है। अच्छा, ऐसा लगता है हमें कि अब तुम एक गीत सुना दो। अच्छा, गीत सुनना है, चलिए तो राजुल जी का और हमारी सभी सखी और सखाओं का ये भी जो इच्छा है पूरी कर देते हैं। नदी नारे हाय, नदी नारे न जाओ शाम पैया परूं, नदी नारे न जाओ शाम पैया परूं, पैया परूं शाम पैया परूं, पैया परूं शाम पैया परूं, नदी नारे न जाओ शाम पैया परूं, नदी नारे जो जाओ तो जब करो, नदी नारे जो जाओ तो, नदी नारे हाय, नदी नारे शाम, नदी नारे जो जाओ तो जब करो, जब करो, जब करो, बीच धारे ना बीच धारे न जाओ शाम पैया परूं, बीच धारे न जाओ शाम पैया परूं, बीच धारे जो जाओ तो जब करो, उस पारे उस पारे न जाओ शाम पैया परूं, उस पारे न जाओ शाम पैया परूं, उस पारे जो जाओ तो जब करो, उस पारे जो जाओ तो, उस पारे हाय, उस पारे हो, उस पारे जो जाओ तो जब करो, जब करो, जब करो, संसवतिया हाय, संसवतिया न लाओ शाम पैया परूं, संसवतिया न लाओ शाम पैया परूं, नदी नारे न जाओ शाम पैया परूं, नदी नारे न जाओ शाम पैया परूं, नदी नारे न जाओ शाम। दीपा, अब जो हमने करियर की बात की थी ना, तो बहुत सारे संदेश आए हैं, लेकिन एक संदेश हमारे साथी ने लिखा है, मैंने अपने करियर बनाने का चयन खुद ही किया और मैंने अपने पिताजी को स्पष्ट शब्दों में बता दिया था और उसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ते में आई रुकावटें और परेशानियों को दूर करने के लिए माता पिता का संपूर्ण सहयोग मिला, और एक दिन ऐसा आया जब मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया और मुझे और मेरे माता पिता दोनों की खुशी देखने लायक थी। बिल्कुल, देखिए कितनी सही बात कि उन्होंने अपना जो खुद चाहा कि वो क्या करना चाहते हैं, और जैसे ये हमारे श्रोता हैं उसी तरह बहुत सारे ऐसे हमारे कई सारे लोग होते हैं हमारे आसपास, परिवार में, रिश्तेदारों में बच्चों को देखते हैं जो खुद कुछ करना चाहते हैं, और उसमें जब माता पिता का, पेरेंट्स का साथ मिल जाता है तो वो जो कठिनाइयां हैं, जो रास्ता है थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि घर में समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लीक से हटकर घर में कुछ चल रहा है, कोई व्यापार होता है, उसको अगर छोड़ करके बच्चा चाहता है नहीं हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो बहुत अलग चीज़ हो जाती है कि एक व्यापार वाले घर में कोई बच्चा कहना चाहता है, अचानक बोलता है कि नहीं मैं तो 1 साल का ब्रेक लूँगा, पूरी पढ़ाई करूँगा, उसके बाद मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम दूंगा और फिर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ऐसे में माता पिता को समझना
इस तरह के माहौल में माता पिता का समझना और उसको समझ के उसका साथ देना, उसको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब बात यह है कि जो क्षमता का, बच्चे की क्षमता का ज्ञान है वो कई बार माता पिता को होता है और कई बार नहीं भी होता। क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कमियों पर नजर रहती है। शुरुआत में ही देखो ना, राइटिंग खराब है तो ये देख लो कि याददाश्त अच्छी है कि नहीं अच्छी है। सही बात। बहुत हाइपर एक्टिव है बच्चा, बहुत ज्यादा शैतानियां करता है, लेकिन जब अपनी पढ़ाई करने बैठता है तो एक बार में सारा पढ़ाई पूरा, मतलब उसका जो ध्यान का एक स्पैन होता है, पूरा एक घेरा चक्र होता है, ध्यान चक्र जो है वो उसका कितना मजबूत है कि वो हालांकि बहुत गतिविधियों में उसकी बहुत मन लगता है, लेकिन जब बैठता है पढ़ने के लिए तो पूरा खत्म करके ही उठता है। तो मतलब खूबियों का भी ध्यान हो और कमियों का भी ध्यान हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना राजुल जी कि कैसी क्षमता है और उस क्षमता का कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, कहाँ हमारे बच्चे को आगे बढ़ाया जा सकता है, माता पिता को भी पता नहीं होता। नहीं, अब जैसे ये उदाहरण है कि जैसे किसी बिजनेस फैमिली में किसी बच्चे ने कहा कि हमें डॉक्टर बनना है, तो मुश्किल यहाँ पर आ जाती है कि डॉक्टरी की पढ़ाई के उतने साल, 7 साल और 1 साल एंट्रेंस का, तो 8 साल इस तरह से बच्चे की जिंदगी से निकल गए। तो माता पिता इस तरह से देखने लगते हैं कि वो उनका देखने का नजरिया बहुत अलग हो जाता है। बजाय कि अगर कोई पहले से ही माता पिता अगर डॉक्टर हैं तो वो बंद आंखों से कह देंगे कि सोचेंगे भी नहीं कि हमारा बच्चा कर सकता है या नहीं कर सकता। हाँ, जाओ करो, पढ़ो और बन जाओ डॉक्टर, वो उनके लिए आसान हो जाता है। जी। और इसी तरह से जैसे आप बता रहे थे कि उनके कमजोरियों का ध्यान जो है वो माता पिता को सबसे ज्यादा पेरेंट्स को पता होता है कि हमारा बच्चा क्या कर सकता है तो क्या नहीं कर सकता है, तो उसके बारे में भी उसे बताएं। जैसे आपने बोला कि खूबियों के भी बारे में बताएं और उसको उसकी कमजोरियों का एहसास ऐसा नहीं कि उसको टोच के कुछ एहसास कराया जाए, उसको बता दिया जाए कि तुम ये चीज नहीं कर सकते हो, हमारी बात मानो। क्योंकि कई बार बच्चे मानते नहीं हैं और वो बोलते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं है। वो मम्मी पापा को डांट देते हैं क्योंकि करियर की बात है ना, थोड़े से बड़े हो चुके होते हैं बच्चे, ना बड़े में होते हैं ना छोटे में होते हैं। तो वो बोलते थे आपको पता नहीं है पापा, ये हमें आता है, आपको मालूम नहीं कि आजकल क्या चल रहा है। तो ये एक वाक्य है जो अक्सर सुनने में आ जाता है। भाई देखो, तो इस पे हमारे एक साथी ने कहा है कि करियर चुनाव में माता पिता का सहयोग लिए जाने में कोई बुराई नहीं है, फिर भी आपको जो करियर पसंद हो वो चुन सकते हो। अगर आपकी पसंदगी की बात माता पिता से शेयर करोगे तो उनसे बिना मार्गदर्शन सोने पे सुहागा होगा। मतलब माता पिता से सलाह लेने में ही समझदारी। वो इसलिए है क्योंकि वास्तविकता जो है वो ही बताएंगे आपको, आपकी जो असलियत है वो पेरेंट्स ही बताएंगे। हाँ, लेकिन एक बात और है दीपा कि जैसे आजकल बहुत सारी संभावनाएं हैं करियर बनाने के क्षेत्र में। बहुत सारे नए कोर्सेज भी बहुत सारे नए क्षेत्रों में जाकर बच्चे भविष्य बना सकते हैं। अब ऐसे में अगर कोई बच्चा अभिनय को चुनता है या कुछ इस तरह का चुनता है कि सिंगिंग में चल जाना, या जो खेल हो रहे हैं, कंप्यूटर पर खेल बनाए जा रहे हैं, ये इस तरह की चीजें चुनता है, तो अक्सर माता पिता ये सोचते हैं कि ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत आगे जाकर इसको सुनहरा भविष्य दे सके, कितने इसमें संघर्ष होंगे, कितना इसको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे में माता पिता की एक जिम्मेदारी ये हो जाती है कि सीधे सीधे अपने अनुभव का सहारा लेने के बजाय एक बार वो जो बच्चा कह रहा है उसको भी सुन लिया जाए और उसको देखें अच्छी तरीके से और समझने की कोशिश करें। और कई बार ये भी होता है कि आप समझते भी हैं और आपके क्षेत्र की वो चीज नहीं है बिल्कुल, जैसे कोई बिल्कुल व्यवसाय करने वाले माता पिता हैं या फिर कोई नौकरी पेशा माता पिता है, उनका बच्चा अचानक एक कलात्मक क्षेत्र में जाने की बात करता है या किसी डिजिटल उसमें जाने की बात करता है। तो ऐसे में माता पिता ये कर सकते हैं कि वो उस क्षेत्र के बारे में सारी मालूमात हासिल करें, दूसरों से बात करें, कोर्स क्या करना है वो सब भी जान लें, है ना, कि और वो कोर्स कहाँ कितने जगह पे अवेलेबल है, उपलब्ध है, वो हमारा बच्चा कर सकता है या नहीं कर सकता, या दूसरे शहर उसे भेजना है तो कितना आपके लिए वो संभव है, भेजा जा सकता है, नहीं जा सकता, क्योंकि हर एक की पारिवारिक जो स्थितियां अलग अलग होती है। तो कहीं पे ये चीज संभव हो जाती है, कहीं पे नहीं। तो बच्चों को भी चाहिए कि माँ बाप की सुने कि वो क्या कह रहे हैं, और माता पिता तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, वो तैयार ही हैं। जहाँ नहीं होते हैं वहाँ बच्चे
कुछ ना कुछ करके किसी न किसी तरह से समझा ही लेते हैं, है ना। और इसी बात पर हमारी एक संदेश आया है कि करियर के प्रति बच्चों की रुचि को देखते हुए कोई निर्णय लेना चाहिए। अपनी रुचि बच्चों पर कभी नहीं थोपनी चाहिए। बच्चे की रुचि जिस क्षेत्र में है उसकी पूरी जानकारी लेकर उसका सहयोग माता पिता को करना चाहिए। सही मार्गदर्शन बच्चे को सही दिशा दे सकता है। अगर इस संबंध में समझा जाए तो करियर काउंसलर की भी सलाह ले सकते हैं और फिर निर्णय करें। बिल्कुल, ये बात तो है। जैसे देखो, एक कसक भी रहती कई बार। हमारे एक साथी ने लिखा है कि हम अपना करियर कभी चुन नहीं पाए। हमने अपनी बच्चियों को उनकी इच्छा अनुसार पढ़ने का अवसर दिया, उसमें भी वो खुश नहीं है क्योंकि 2 लड़कियों की शादी हो गई, गृहस्थी में रच बस गई। सीए फाइनल में एक बच्ची रह गई और एक ने सीए एंट्रेंस में पास करके छोड़ दिया। एक बच्ची मंदबुद्धि है, चौथी है वो भी बीएससी कर रही है। तो कई बार माता पिता ऐसा तमाम रास्ते खोल देते हैं, तमाम चीज़ें, तमाम सुविधाएं मुहैया करा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद खैर ये तो है ही कि आगे बच्चे को ही करना होता है। देखिए, उन्होंने तो अपनी तरफ से सारी सुविधाएं दी हैं। अब ये बच्चे के ऊपर भी होता है कि वो अगर जो चाहता है, कोई अलग तरीके का पाठ्यक्रम करना चाहता है तो पूरी मेहनत और लगन के साथ उस पे आगे बढ़े। और हमारे एक और संदेश आया है राजुल जी कि करियर को लेकर आज माँ बाप को बच्चों में आनाकानी मतलब उन लोगों के बीच में हो जाती है। और माता पिता सोचते हैं कि बच्चा अपना भला बुरा नहीं सोच सकता और बच्चे सोचते हैं कि माँ बाप हमें सिर्फ अपनी सोच थोप रहे हैं। लेकिन ऐसा किसी चीज़ का हल नहीं निकलता इस तरह से। पहले बच्चे का रुझान देखना चाहिए किस तरफ है, जहाँ आपका बच्चा जा रहा है वो ये कर भी सकता है या नहीं। और करियर को लेकर अपनी सोच और बच्चे की सोच और उसकी भावना को मद्देनजर रखते हुए फैसला ले, ताकि बाद में आपको निराश ना होना पड़े। बिल्कुल सही बात है। और अगर मान लो आपको अंदर से पूरी तरह ये विश्वास हो रहा है कि इस क्षेत्र में बच्चा सफल नहीं हो पाएगा, फिर भी उसे एक मौका तो देना ही देना होगा, ताकि ये कसक ना रह जाए कि हम ये करना चाहते थे और कर नहीं पाए। क्योंकि इस कसक के साथ वो जिस भी क्षेत्र में जाएगा वो क्षेत्र उसमें अपना, जैसे कहते हैं ना, 100% देना, तो वो 100% नहीं दे पाएगा। अच्छा, अब 100 में से 50% तो तुम दे दो भाई, कुछ गाना सुना दो। अच्छा, ऐसा है? सोना ले जा रे, चांदी ले जा
दीपा, जैसे हम बात कर रहे थे ना जी, तो 2 संदेशों पर मेरी नजर गई है। एक साथी कहते हैं कि ग्रेजुएशन में बेटे का कॉमर्स विषय होने के कारण उसकी सीए करने में रुचि थी, लेकिन ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इस वजह से मैं उसके साथ सीए इंस्टीट्यूट गई, वहाँ जाकर पूरी जानकारी ली। उसने रिटन क्लियर किया तो आर्टिकलशिप के लिए बड़े-बड़े सीए के पास गई और उसका पूरा सहयोग किया और उसके दृढ़ निश्चय और मेरी मेहनत से वो सफल हुआ। तो भाई यहाँ माँ ने पूरी तरह से अपने आप को तैयार किया। हाँ, नहीं पता था फिर भी तैयार किया। जी। और एक और संदेश है कि आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, उनको सब पता होता है कि उनका क्या स्टैमिना है, वो क्या कर सकता है, वो कहाँ स्टैंड करता है। और हम मतलब आज बहुत सारी जो ऑनलाइन साइट्स हैं उसमें भी बहुत कुछ जानकारी रहती है। हमारे टाइम में ये सुविधा नहीं थी। एक नज़रिया ये भी हो सकता है। और एक नज़रिया और ये है जो हमारे साथी ने कहा है कि मेरा बेटा साइंटिस्ट बनना चाहता था, अब इंजीनियर बनना चाहता है। ऐसे में उसे हमारी ज़रूरत है जो उसके करियर के चुनाव में सहायता कर सकते हैं। जी, तो 3 दृष्टिकोण है। अब भाई अब जैसे जो साइंटिस्ट वाली बात है तो जहाँ तक हमें लगता है, मुझे ऐसा लगा कि आप ऐसे में काउंसलर के पास भी जा सकते हैं। जब बहुत हाई टेक्नोलॉजी वाले कई ऐसे विषय, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं ना, जब बच्चे चाहते हैं कि हम इसमें आगे बढ़ना चाहें और माता पिता को अगर नहीं पता है पूरी जानकारी कि ये आगे किस तरह से पढ़ाई जाएगी, एक मोटे-मोटे तौर पे हमको सब पता होता है, लेकिन अगर नहीं पता है तो हम काउंसलर से भी पूछा जा सकता है। या अगर माता पिता जानकार हैं, हाँ, जैसे कि उन्होंने सीए में पूरी जानकारी निकाली और उन्होंने अपने बच्चे की मदद करी, तो हर तरीके से ये है कि हाँ, पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना आगे बढ़ना कठिन होता है। और अगर बच्चे का लक्ष्य बार-बार बदल रहा है, आपने पूरी तरह बच्चे पर छोड़ रखा है, लेकिन उसका लक्ष्य अगर बार-बार बदल रहा है, तो ये भी कर सकते हैं कि ऐसे समय में उस बच्चे को बिना डांटे, बिना उसे लज्जित किए, ये समझाने की कोशिश करें कि दरअसल उसका असली लक्ष्य कहाँ है और वो कहाँ सफल हो सकता है, और उसके लिए आपको खुद बहुत जानकारी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये देखना पड़ेगा। तो उसकी भी तैयारी करनी होगी। और जब ये देखिए, ये भी एक तरीके से समझ लीजिए ना, साझेदारी हो गई। हाँ, है ना, बिल्कुल कि ये तो एक ऐसी साझेदारी है ना जो मतलब बचपन से लेकर आखिरी वक्त तक चलती रहती है। माता पिता के सहयोग के बिना तो कोई इंसान कुछ कर ही नहीं सकता। जैसे एक और संदेश है कि अपने बेटों को अपना करियर चुनने में हमने हमारा पूरा सहयोग दिया है। हमने हमारी सोच उन पर नहीं थोपी। वो जो बनना चाहते हैं उसमें सहयोग से उनका हुनर 2 गुना निखर आता है। तो भाई ऐसा भी होता है कि बच्चों ने वो चुन लिया और उसमें सफल भी हो गए, और ऐसा भी हो सकता है कि उनका जो निर्णय है वो बार-बार बदलता रहता हो। तो ऐसे में ये भी माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो आगे बढ़ें और बच्चे को सही चुनाव करने में सहायता करें। और जो व्यापार की हम बात कर रहे थे ना, उसके चुनाव में कैसी बातें, क्या चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है राजुल जी। जैसे कि आप सबसे पहले तो ये कि आप चुन किसको रहे हैं, आप किसके साथ करना चाहते हैं। वो दोस्त हो सकता है, वो रिश्तेदार हो सकता है, वो ऑफिस में कोई आपका सीनियर हो सकता है, कोई जूनियर भी हो सकता है। बिल्कुल। या फिर हम कहीं मिल जाते हैं ऐसे जहाँ पे हमारी सोच बहुत मिली जुली सी होती है, हमारी समझ बहुत मिली जुली सी होती है, या भविष्य को हम एक ही निगाह से जब देख रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं ये आ जाता है कि चलो मिलके कुछ बिजनेस कर लेते हैं, है ना। तो ये हाँ, आप कुछ कह रही थी। हाँ, मैं यही कह रही थी कि बहुत अच्छा तुमने ये मतलब बात कही है कि आजकल जब ऐसा माहौल चल रहा है कि व्यवसाय की तरफ जिन लोगों का रुझान होता है जी, और उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं भी हैं, तो ऐसे में जब वो कुछ शुरू करना चाहते हैं तो सही साझेदार का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक गलत साथी का साथ मिल गया तो जो हम लक्ष्य लेकर के आगे चल रहे हैं, हो सकता है हम वहां तक पहुंच तो जाएं, लेकिन बहुत अड़चनों का सामना करते 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 आगे हम पहुंच सकेंगे। देखो, हमारे साथी ने कहा तो है कि व्यवसाय में साझेदारी फायदे का सौदा कम, घाटे का सौदा ज्यादा होती है। बहुत जरूरी हो तभी व्यवसाय में साझेदारी करें, मगर पहले कानूनी प्रावधान कर लें, अन्यथा साझेदारी भी जाएगी और संबंधों में भी दरार पड़ जाएगी। मैंने भी एक बार व्यवसाय में साझेदारी में धोखा खाया है, इसलिए दोस्तों अपने अनुभव से ये बात कह रहा हूँ। देखिए, कुछ भी बात हो, लेकिन अनुभव से बड़ा जो
एक कहते हैं ना शिक्षा, अनुभव से बड़ी शिक्षा कोई हो नहीं सकती। और आपके अनुभव अगर शायद ऐसे रहे हैं, कुछ खट्टे से रहे हैं, और ये इसीलिए तो चाहते हैं ना कि ध्यान रखा जाए, बातों पे ध्यान रखा जाए, पहले से ही कुछ छोटी-छोटी और बड़ी-बड़ी हर तरह की बातों पे डिस्कशन हो जाए। और हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि व्यवसाय में हिस्सेदारी यानी पार्टनरशिप करना अगर चाहते हैं तो दोनों पार्टनर को एक दूसरे में विश्वास और भरोसा होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वे अपने अलग-अलग फ़ायदे के बारे में सोचते रहेंगे तो दोनों के बीच कोई ना कोई बात को लेके दरार ज़रूर आ जाएगी। ये तो सही बात है। तो भाई अपने हुनर के हिसाब से काम शुरू करना बहुत अच्छा है, पर साझेदारी में काम करना अलग बात होती है। जी। तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि सही साथी का चुनाव हो, किसी भी प्रकार के काम के लिए पैसों के साथ उनका जो अनुभव है और जो जानकारी है, उनके संपर्क कैसे हैं, वो कितना समय दे सकते हैं, स्वभाव से कैसे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी अपना संतुलन खो देते हैं, इस तरह के हैं क्या? तो ये सब बातें ध्यान रख लें, देख लें, तब साझेदारी के लिए आगे बढ़ें। इतनी चिंता नहीं करते, एक गाना सुन लेते। ये भी कोई पूछने की बात है? लचकत चमकत चलत कामिनी, जही गुण दमकत चपल दामिनी। ओ बावरी ओ सांवरी, अरी ओ चंचल पल छिन, रुक जा रुक जा रुक जा। पायल वाली देखना, पायल वाली देखना, यहीं पे कहीं दिल है पग तले आए ना। पायल वाली देखना। जैसे दामिनिया बदरा में उड़े, कुछ दूर चले फिर जाके मुड़े। उठा रे नयन कजरा रे, पर इतना समझ ले किसी की लगे आए ना। पायल वाली देखना। कित झूम चली मदिरा सी पिए, मतवारी पवन अचरा में लिए। कित झूम चली मदिरा सी पिए, मतवारी पवन अचरा में लिए। जमाना है यूं ही मस्ताना, देखो जी कहीं रुत बिना काली घटा छाए ना। पायल वाली देखना, यहीं पे कहीं। और हमें ये देखना होगा राजुल जी कि एक अंतराल का वक्त हो चला है। अंतराल के बाद हम वापस आ गए राजुल जी, और कार्यक्रम है सखी सहेली। और एक बार फिर हमारे सभी श्रोताओं का, सखियों का बहुत बहुत स्वागत है। और एक हमारे श्रोताओं ने कड़वे अनुभव अपने बताए थे, है ना? और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जब साथी का चुनाव करते हैं तो सबसे पहले तो ये जैसे अनुभव
कितना है उसको, कैसा है, और जो आप काम करना चाहते हैं उसमें जानकारी उनकी है क्या नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कितना वो जानते हैं उस काम को, उस बिजनेस को कितना समझते हैं, और पैसों के साथ मतलब कैसा, एक तो पैसों के बारे में हम बात तो करेंगे आगे, पहले ये बताना चाहते हैं कि संपर्क उनके कितने हैं। बिल्कुल। अगर नेटवर्किंग अच्छी है, जानते बहुत लोगों को हैं, तो भी आप उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। फिर वो किस ऊर्जा के साथ आते हैं, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए जो साथ में आपके साथ काम कर रहे हैं। थोड़ा उत्साह उमंग से जब रहता है ना इंसान, तो बहुत अच्छा लगता है जो आपका पार्टनर है। क्योंकि अभी शुरुआत है, तो देखिए दिक्कतें तो आती हैं, कहीं से आपको माल उठाना है, कहीं से मिल नहीं रहा है, कहीं पे आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं है, बहुत सारे इस तरह की बातें होती हैं। तो ऐसे में जब साथी आपका हौसला अफजाई करता रहे तो बहुत अच्छा लगता है। फिर साथ में राजुल जी विश्वसनीयता, ये भी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल है ना, विश्वसनीयता, ये कहा है हमारे एक साथी ने कहा भी है कि साझेदारी मतलब भागीदारी। किसी भी व्यवसाय या व्यापार में साझेदारी जिसके साथ करनी है, उस व्यवसाय का जानकार होने के उपरांत उसका विश्वास पात्र होना भी जरूरी है। तो ये भी है कि मतलब अच्छी तरह से समझ लें, स्वभाव को समझ लें और तभी करें। इसके बाद ये भी देखना ज़रूरी है कि कितना समय दे सकते हैं और आपके विचार उनसे कितने मिलते हैं। ये भी बात देखनी ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि कोई उत्तर हो कोई दक्षिण हो, बिल्कुल ध्रुव विरोधी लोग जो अगर साथ में साझेदारी करेंगे तो आधा समय तो बहसों में और तकरारों में ही निकल जाएगा। फिर साझेदारी तो दूर खड़ी रह जाएगी और बहसें जो है ज़्यादा बैठ जाएंगी आके व्यापार में। तो फिर भाई बहस से कौन सा व्यापार चलता है। ये भी देख लेना है कि एक अगर मेहनती और दूसरा नहीं है, लेकिन अगर दूसरे को का जो कुछ एक विशेष चीज है जो उसमें खास है, तो जो मेहनती है वो इस चीज को ना देखे कि भाई मैं तो इतना मेहनत कर रहा हूँ और तुम तो ये काम कर ही नहीं रहे हो, तुम तो बैठ जाते हो। लेकिन अगर वो बैठा है तो शायद हो सकता है वो फोन पे अच्छा होगा, वो बातचीत संवाद में अच्छा होगा, बिल्कुल, या उसकी पहचान ज्यादा होगी। तो इस तरह के अंतर को भी आंकना जरूरी है। ये समझना मतलब कमियां ना निकालते रहे कि तुम ऐसा नहीं कर रहे, तुम वैसा नहीं कर रहे, मैंने ये लेकर आया, तुमने वो नहीं करा। तो ये एक दूसरे पे जो पहले जो आप बात कर रहे थे ना, ऐसे आक्षेप लगाना, आक्षेप वगैरह ना लगाएं, वो ना लगाएं, आक्षेप ना लगाएं। लेकिन एक बात और भी है कि अगर कुछ गलत होता देख रहे हैं तो उसे कहने की हिम्मत रखें। उस पर चुप रह जाना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी गलत चीज को देखकर आप चुप रह जाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि फिर वो आदत बनती जाती है और आदत बनते बनते फिर ऐसा होता है कि आप दोबारा उस बात को कह ही नहीं पाते हैं। जब आप कहने चलते हैं तो फिर लोग कहते हैं पहले क्यों नहीं कहा था, ये तो शुरुआत में ही देख लेना चाहिए था। सही बात है, तो ये चीज तो आती है। बिल्कुल। तो इस बात को देखना बहुत जरूरी है कि कितना ज्यादा आप कितनी देर तक चुप रह सकते हैं। जैसे हमारे एक साथी ने लिखा है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई वैधानिक कार्य करते हैं तो उसे साझेदारी कहते हैं। साझेदारी के अंतर्गत जो भी व्यवसाय आप कर रहे हैं उसके लाभ हानि को भी साझेदारों में आपस में बांटा जाना चाहिए। अतः जब भी साझेदारी करें तो सोच समझ कर ही करें। बिल्कुल, बिल्कुल। लाभ के साथ साथ हानि का भी बात होगी, मतलब, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखें। और एक बात और है कि पैसों का हिसाब कौन रखेगा। वो जो वित्तीय रूप से मतलब ज़्यादा जानकारी रखता है, बैंक जाने में ज़्यादा प्रॉम्प्ट है, अच्छी तरह से बैंक का सब काम देख सकता है, उसी को चुनना चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं बिल्कुल, कि पैसे के मामले में तो भाई आप सब अपने पास रख कर बैठे हैं और आपको पता ही नहीं कि फला जगह ये पैसा कहाँ पर लगाने से बढ़ सकता है आपका पैसा, या ये पैसा फौरन का फौरन बैंक पहुंचाना है, या कोई सामान आ रहा है तो उसकी किस तरह से भुगतान करना है। जी, तो बिल्कुल। इस तरह से जो जैसे वित्तीय जानकारी ज्यादा है वो उस पैसे को, उस पूंजी को अलग अलग क्षेत्रों में नाप कर बांट कर ऐसे बांट सकता है कि फिर उसमें जो और बाकी के क्षेत्र हैं उनमें दिक्कत ना, क्योंकि पैसों के बारे में राजुल जी जितनी खुलकर बात होती है ना उतना अच्छा। और उसमें होता क्या है कि जैसे अभी आपने कहा ना कि पैसा कौन लगा रहा है, कहाँ लगा रहा है, ये दोनों को पता होना चाहिए। और मान लीजिए कि जब शुरुआती वक्त है, जब आप बिजनेस चालू कर रहे हैं, उस वक्त भी बहुत अच्छे से ये साफ दोनों के बीच में बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि इतना परसेंटेज आपका है, इतना आपका है, 50-50 है या कुछ और है। तो वो सब चीज़ लिखित में भी हो और वो
संवाद के तौर पे भी वो बहुत अच्छे से खुलकर डिस्कस कर चुके हों, आप इसीलिए तो अच्छे से कहते हैं विचार कि विमर्श मतलब अगर किया हुआ। रिश्तेदारी में एक तो करना ही नहीं चाहिए, और अगर कर भी रहे हैं तो बहुत सोच समझकर, पूरी तरह से पुख्ता जानकारी जुटाकर और हर बात को तौल कर उसको लिखा पढ़ी में पूरा पक्का करके तभी ये कदम आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। और फिर ये भी हो जाता है कि आप अपने व्यक्तिगत आय से शुरुआत में लगा रहे हैं पैसा, या आपके पास पहले से है, अलग से है, या आप अभी कहीं नौकरी कर रहे हैं, अगर ऐसे वाली कोई सिचुएशन, ऐसी कोई स्थिति होती है तो वहाँ पे भी बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि वहाँ पे भी आपसी दरारें पड़ने की बहुत जो है ना मौके आ जाते हैं कि भाई एक फिर आरोप लगा देता है कि मैंने तो मेरी कमाई से निकाला, तुम क्या कर रहे हो। तो इस तरह की सारी बातें ना हो, इसका भी बहुत ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये है कि जब व्यवसाय आपका लाभ देने लग जाता है तो आप सैलरी निकालने वाले हैं उसमें से, या आप व्यवसाय में वापस निवेश करेंगे, ये भी पहले ही अगर बात साफ हो जाए, आप दोनों में क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल सही बात है। देखो ना, हमारे एक साथी ने लिखा है कि साझेदारी में कभी कभार सारी मेहनत एक जना ही कर रहा होता है, दूसरा ऐसे ही लाभ लेता है। लेकिन भाई जो दूसरा लाभ ले रहा है उसने कुछ ना करना, खुद उस बात का चुनाव किया है ना कि हम खुद कुछ नहीं करेंगे। सही बात तो है। ऐसे में वो खुद भी सक्रिय हो सकता है और लाभ ले सकता है, बाकायदा हिस्सेदारी कर सकता है, या जो पूरा काम कर रहा है वो काम बांट सकता है। देखिए, जानकर ये बात देखकर कि उस जो दूसरे व्यक्ति को किस चीज में ज्यादा रुचि है, किस चीज की ज्यादा जानकारी है, ये सब देखकर, है ना। तो ये सब देख करके, ये सारी बातें सुनकर एक बीच में गीत जरूरी है ना। जानू जानू री काहे ठन के है तोरा कंगना, जानू जानू री काहे ठन के है तोरा कंगना। मैं भी जानू री छुप के कौन आया तोर अंगना, अरे जानू री छुप के कौन आया तोर अंगना। मैं भी जानू री की छैया तले बत्तियां बनाए के, पीपल की छैया तले, पीपल की छैया तले बत्तियां बनाए के, भोले भाले दिल को ले गया उड़ाई के। सखी जानू री झूमे है काहे तोरा झुमका, सखी जानू री झूमे है काहे तोरा झुमका। मैं भी जानू री छुप के कौन आया तोर अंगना, जानू जानू री काहे ठने के है तोरा कंगना। मैं भी जानू री छुप के कौन आया तोर अंगना। आप एक संदेश पढ़ के हंस रहे थे। ये लिखा था कि पत्नियों में, दोनों की पत्नियों में भी तालमेल होना जरूरी है। तो भाई, तालमेल की बात अगर हुई है तो देखो, हमारे बहुत सारे साथी कथा सुधा का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। वो तो हम भी कर रहे हैं राजुल जी। तो बस चलिए। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में प्रस्तुत है आज कहानी पटा बनेठी। हिंदी साहित्यकार भगवती चरण वर्मा की हास्य कहानी पटा बनेठी सुनने से पहले श्रोताओं आपको बता दें
पटा बनेठी क्या है? बनेठी लंबी लाठी को कहते हैं जिसके दोनों सिरों पर गोल लट्टू लगे रहते हैं। इसका व्यवहार पटेबाजी के अभ्यास और खेलों आदि में होता है और इस खेल को पटा बनेठी कहते हैं। लेखक ने इस कहानी की नायिका को इस खेल में सिद्धहस्त दिखाया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भगवती चरण वर्मा की किस्सा गोई का शिल्प ऐसा अनूठा होता है कि घटनाएं और पात्रों के हाव भाव हमारे सामने साकार हो उठते हैं और हास्य कहानी के पुट के कारण कहानी और रोचक हो जाती है। इस कहानी में ये बताया गया है कि दुनिया में स्त्री है, पुरुष है, यानी ये दोनों हैं और बिना एक के दूसरे का काम नहीं चल सकता। कहानी में पति पत्नी के संबंधों को अत्यंत रोचक ढंग से चित्रित किया गया है। कहानी में एक और विद्यार्थी है जिसके मनोभाव को भी दर्शाया गया है। विद्यार्थी का विवाह तय है और वो अपनी भावी सहचरी से विद्यालय के सालाने जलसे में मिलता है। उसके अप्रतिम सौंदर्य से मुग्ध होता है, उसके पटा बनेठी के प्रदर्शन से प्रभावित होता है, लेकिन उसकी बहादुरी और साहस को देखकर उसके छक्के छूट जाते हैं, घबरा जाता है और एक पत्र के माध्यम से अपने भावी श्वसुर को अपना निर्णय सुनाता है। ये निर्णय क्या होता है? क्या दोनों का विवाह होता है? जानने के लिए आइए सुनते हैं कहानी पटा बनेठी। उस दिन मैं फंसी गया, लेकिन अगर महज इतनी सी बात होती तो मुझे इतना दुख ना होता। मुझे दुख इस बात का है कि मेरी वजह से एक बनने वाली गृहस्थी छूट गई, एक बसने वाली दुनिया उजड़ गई। बात यूं हुई कि मैं उस दिन घर में लड़ पड़ा था। लड़ाई किस बात पर हुई थी ये तो इस समय याद नहीं, लेकिन हाँ, लड़ाई जरूर थी और प्रथा के अनुसार मैंने अपनी श्रीमती जी के तर्कों का उत्तर अपने हाथों से दिया था। मैं जानता हूं कि मेरी यह हरकत सभ्य समाज में बुरी समझी जाएगी, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि इन अवसरों पर खुजली मेरे हाथों को नहीं होती, वो श्रीमती जी के गालों को होती है। बहरहाल मैं बरामदे में बैठकर सोचने लगा, पुरुष पुरुष है, स्त्री स्त्री है और दुनिया में स्त्री है, पुरुष है, यानी ये दोनों हैं और बिना एक दूसरे के काम नहीं चल सकता। तो जो कुछ है वो है, यानी सिनेमा चलने का समय हो रहा है। निहायत शानदार पिक्चर लगी है और चाय अभी तक नहीं मिली। अपनी इस बेहुदा हरकत के बाद चाय का अनशन घर में करना पड़ेगा। खैर, चाय तो बाजार में किसी होटल से भी पी जा सकती है और सिनेमा तो देखना ही है। पिक्चर का आज आखिरी दिन है, लेकिन पैसे वो तो श्रीमती जी के पास है। महीने की तनख्वाह है और तनख्वाह मिलने के दिन ही वो कब्जा कर लेती हैं और फिर मुझे हर एक खर्च की कैफियत देकर उनसे पैसा मांगना पड़ता है। मेरे लिए ये सुविधाजनक है, क्योंकि अगर तनख्वाह मेरी जेब में हो तो यार दोस्त 10-5 दिन में ही रकम वसूल कर ले जाएं। तो भला बताइए, उस वक्त अपनी श्रीमती जी से पैसे मांग सकता था? अभी तक आप मेरी श्रीमती जी को जानते नहीं हैं। श्रीमती जी स्त्री हैं और स्त्री स्त्री है और पुरुष पुरुष है। लेकिन यकीन दिलाता हूं कि मुझे उस समय पंडित त्रिवेणी लाल का आना जरा भी नहीं अखरा। पंडित त्रिवेणी लाल मेरे मित्र हैं, लेकिन ना जाने क्यों इधर कुछ दिनों से मुझे उनकी शक्ल देखते ही कुछ अजीब सी उलझन होने लगती है। वो वकील हैं, या यूं कहिए कि वो वकील थे तो बेजाना होगा, क्योंकि आजकल वो वकील नाम मात्र के हैं। नेता और समाज सुधारक वे सबसे पहले हैं, और नेता और समाज सुधारक इन दोनों से ही मैं बहुत घबराता हूं, क्योंकि तन मन धन इनमें ये पहले को छोड़कर बाकी दो को वसूल करने की कोशिश किया करते हैं। यानी मन वसूल कर लेते हैं दिमाग चाट कर, और धन वसूल कर लेते हैं चंदा मांग कर, और कभी कभी इस अपेक्षित तन को भी
ऊब कर मन और धन के साथ एक चपत के रूप में देने की तबीयत होती है। लेकिन ऐसे अवसरों पर मैंने बड़े ही संयम से काम लिया है। हाँ, पंडित त्रिवेणी लाल एक महिला विद्यालय के सेक्रेटरी के रूप में समाज सुधारक हैं और हिंदू महासभा के सेक्रेटरी के रूप में नेता हैं। नमस्कार रमेश, यार कैसे हो? अरे त्रिवेणी, नमस्कार नमस्कार, कैसे हो? अरे कैसे आना हुआ भाई? तुम तो जानते हो सब ठीक ठाक चल रहा है, सब बहुत बढ़िया है, सब बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। हम दोनों आमने सामने बैठ गए और पोर्टफोलियो से उन्होंने एक रसीद बुक निकालते हुए कहा, हाँ रमेश, मैं इधर आया था तो सोचा तुमसे मिल लूं, एक थोड़ा सा काम है और तुमको एक थोड़ा सा कष्ट देना था। त्रिवेणी, ये तो मैं रसीद बुक देखकर ही समझ गया, लेकिन साफ साफ बतला दूं, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। मेरी सारी अमानत श्रीमती जी के पास रहती है और वो कोप भवन में है। तो अगर उन्हें समझा सकूं तो उनसे 10 रुपया वसूल कर लो। हाँ, एक बात ध्यान रखना, 5 रुपया तुम ले लेना और 5 रुपया मुझे दे देना। अरे भाई, सिनेमा जाना है। मैं जानता था कि 10 रुपये क्या त्रिवेणी लाल जी मेरी श्रीमती जी से 10 पैसे भी वसूल नहीं कर सकते, लेकिन मैं त्रिवेणी लाल की हिम्मत का कायल हो गया। चौखट पर खड़े होकर उन्होंने तो आवाज ही देनी शुरू कर दी, अजी भाभी जी, अरे भाभी जी, कहाँ हैं आप? अरे मैं आया हूँ त्रिवेणी लाल। त्रिवेणी तब तक आवाज देते रहे जब तक आंसू पोंछकर, मुंह धोकर और साड़ी बदलकर श्रीमती जी बरामदे में नहीं आ गई। उनके आते ही त्रिवेणी लाल ने कहा, भाभी जी, अगले सप्ताह महिला विद्यालय का सालाना अधिवेशन मनाया जाएगा। तो उसी के लिए मैं आपको विशेष रूप से आमंत्रित करने आया हूं। और ये देखिए जी, और आपको चंदा चाहिए इसलिए मुझे निमंत्रण मिल रहा है, लेकिन अच्छी तरह सुन लीजिए, मैं 1 पैसा नहीं दूंगी। वैसे मेरा कहना तो ये है कि महिला कॉलेज बिल्कुल बेकार की चीज है। स्त्री को पढ़ा लिखा के क्या होगा? हाँ, क्या होगा? उससे तो पुरुषों की गुलामी करनी ही पड़ेगी, उसके अत्याचार सहने पड़ेंगे। मैं 1 पैसा ना दूंगी चंदे में। हाँ, मैं कह देती हूँ, मैं जा रही हूँ। लेकिन पंडित त्रिवेणी लाल इतनी आसानी से पराजित होने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने कहा, भाभी जी, अरे भाभी जी, पहले आप मेरी बात तो सुन लें, तब अपना निर्णय दें। श्रीमती जी को बैठ जाना पड़ा। भाभी जी, बात यूं है, इसमें कसूर शिक्षा का नहीं है, बल्कि स्त्रियों की असहाय अवस्था का है। पुरुष स्त्री पर अत्याचार करता है कि स्त्री निर्बल है। अगर स्त्री सबल हो जाए तो उसके रग पुट्ठे मजबूत हो जाएं, तो फिर देखें कि कोई पुरुष स्त्री पे कैसे अत्याचार करता है। और देखिए भाभी जी, भारतीय स्त्रियों की हालत बहुत गिरी हुई है। दिन दहाड़े गुंडे उन पर प्रहार करते हैं और वो अपनी रक्षा नहीं कर पाती। और इसीलिए मैंने महिला विद्यालय में बालिकाओं के लिए व्यायामशाला खोली है। व्यायामशाला? महिलाओं के लिए व्यायामशाला? जी हाँ, व्यायामशाला। और यही नहीं, लड़कियों को तलवार चलाना और लाठी चलाना भी सिखाया जाएगा। रमेश, अरे सरकार से लिखा पढ़ी कर रहा हूं, जल्दी उन्हें बंदूक और राइफल चलाना भी सिखाया जाएगा। और हाँ भाभी जी, आपको तो आना ही पड़ेगा। देखिएगा कि हम स्त्री को क्या से क्या बना रहे हैं। मजाल है कि हमारी हिंदू घर की देवियों पर अब गुंडे हमला कर सके। हमारी वीरांगनाएं देश का गौरव बनेंगी। हजारों लाखों करोड़ों लक्ष्मीबाई यहां पर पैदा होंगी। इस तरह से पंडित त्रिवेणी लाल जी के लेक्चर का असर पड़ा। हम दोनों साथ साथ घर से चले। सड़क पर जाकर 5 रुपये उन्होंने मुझे दिए और 5 रुपये खुद लेकर उन्होंने कहा, रमेश देखो, आना जरूर, तुम्हें व्याख्यान भी देना होगा। हाँ, आना जरूर। मेरे एक मित्र हैं, मित्र के एक सुपुत्र हैं। मित्र पहले कभी बड़े जमींदार थे, अब उनके पास बहुत बड़ा फॉर्म है और उनके सुपुत्र एमए के विद्यार्थी हैं। ये सुपुत्र मुझे बहुत मानते हैं क्योंकि साहित्य में उन्हें बहुत दिलचस्पी है
और वो मुझे चचा कहते हैं। एमए का इम्तिहान देकर ये इलाहाबाद से अपने पिता के फॉर्म पर लौट रहे थे, तो 2-1 दिन के लिए मेरे यहाँ उतर पड़े। 2 महीने बाद इनकी शादी होने वाली थी, और जिस लड़की से शादी होने वाली थी वो यहाँ महिला विद्यालय में ही पढ़ती थी। और मैं समझता हूँ कि ये हजरत अपनी होने वाली बीवी को देखना भी चाहते थे, क्योंकि बात बात में इन्होंने इसका इशारा मुझसे किया था। यहाँ थोड़ा सा अपने भतीजे के संबंध में और बतला देना उचित होगा। कसरती बदन, हृष्ट पुष्ट जवान, फुटबॉल कैप्टन। और पता नहीं फुटबॉल का कैप्टन बने रहने के लिए या स्वयं में दिमाग की कमी होने के कारण ये 3 साल से एमए पास होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बाप लखपति आदमी, वो सुपुत्र से फॉर्मिंग कराना चाहते थे, लिहाजा उन्हें भी इस बात की चिंता नहीं थी कि बेटा इम्तिहान पास करे ही। कह दिया करते थे, अभी खेलने खाने की उम्र है, कर लेने दो मौज, आखिरकार करनी पड़ेगी खेती ही। महिला विद्यालय के सालाना अधिवेशन के दिन श्रीमती जी, मैं अपने बच्चों और नौकर के अपनी समझ में 10 रुपया देने वाली सम्मानित महिला की हैसियत से दोपहर के बाद ही महिला विद्यालय में पहुंच गई। निर्धारित समय पर मैं भी अपने भतीजे के साथ वहां पहुंचा और हम दोनों सबसे आगे बैठाए गए। कार्यवाही आरंभ, वंदे मातरम के गान के साथ फिर व्याख्यान हुए। मुझे भी व्याख्यान देना पड़ा। अब लड़कियों के व्यायाम का प्रदर्शन शुरू हुआ। दंड बैठक, डंबल, मुदगर, सभी तरह की कसरतें हुई। उपस्थित महिलाओं और पुरुषों ने हर्ष से तालियां पीटी। मेरे भतीजे ने मुझसे कहा, चचा वाकई हिंदुस्तान में बड़ी तरक्की हो रही है। भतीजे की बात तो मैंने सुनी, लेकिन मैं खामोश रहा। इतने में ही 2 लड़कियां हाथ में लाठियां लिए हुए स्टेज पर आ गईं। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया और लाठियां चलने लगी। किस जोर के साथ वार हो रहे थे और किस सफाई के साथ वार बचाए जा रहे थे। चारों तरफ वाह वाह हो रही थी। लोगों की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे, और मेरे भतीजे बड़े गौर से ये द्वंद्व युद्ध देख रहे थे। बीच बीच में बड़े जोश के साथ शाबाश, वो मारा, खूब बचाया के नारे भी लगाते जाते थे। मैंने एक आध बार उन्हें टोका भी कि इतना शोर ना करें, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वाह चचा, आज तबीयत खुश हो गई। इस खुशी को जाहिर करने से कोई मुझे कैसे रोक सकता है। व्यायाम प्रदर्शन समाप्त हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्टेज पर पर्दा गिरा। अनाउंसर ने पुकारा, अब सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, 5 मिनट तक आप लोग प्रतीक्षा कीजिए। लेकिन मैं अपने भतीजे की याददाश्त की दाद देता हूं। इस प्रदर्शन के उत्साह और उमंग में उन्हें ये बात नहीं भूली कि उनकी भावी पत्नी महिला विद्यालय में पढ़ती है और उसे देखना उनका मुख्य उद्देश्य है। पर्दा गिरते ही उन्होंने मुझसे कहा, चचा अब पता लगाया जाए अपनी होने वाली के संबंध में। जरूर, अभी 5 मिनट का वक्त है, मैंने कहा। इस बीच में लड़कियों का एक गिरोह स्टेज से उतरकर दर्शकों की कुर्सियों के पास आकर खड़ा हो गया। एक लड़की जो पिछले पटा बनेठी के प्रदर्शन में भाग लेकर आई थी, पास में ही खड़ी थी। उसकी लाठी अब भी उसके हाथ में थी। हृष्ट पुष्ट लंबी सी लड़की, रंग सुनहरा, आंखें बड़ी बड़ी, चेहरे पर भरपूर स्वास्थ्य की लाली। भतीजे ने उससे पूछा, आपके विद्यालय में माया नाम की कोई लड़की बीए में पढ़ती है? वो लड़की तनकर खड़ी हो गई और उसने अपनी लाठी कसकर पकड़ते हुए कहा, जी हाँ, मैं ही हूं महामाया। आपको मैं नहीं पहचानती। कहिए, आपको मुझसे क्या काम है? वाह रे मेरे भतीजे, किस खूबी के साथ उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आपके भाई प्रभानाथ जी का मैं मित्र हूं। आपके गुण गाते वो नहीं आगाते, इसीलिए आपके दर्शन करने की इच्छा हो गई। तो अब आपने कर लिए मेरे दर्शन। मेरे भाई की आप जैसे लोगों से दोस्ती है, इसका मुझे दुख है। अब की जब मुझे मिलेंगे तब उन्हें आड़े हाथों लूंगी। और वो वहां से हट गई।
इस प्रदर्शन से लौटकर पहला काम जो मेरे भतीजे ने किया वो एक पत्र लिखना था, जो अपने होने वाले ससुर के नाम लिखा गया था। पत्र लिखकर उन्होंने मुझे दिखाया। पत्र इस प्रकार है। महोदय, पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा परिचय दे दूं, फिर मैं काम की बात लिखूंगा। आपने मुझ पर बड़ी कृपा कर मुझ नालायक को, क्योंकि एमए में 3 साल से मैं फेल हो रहा हूं, अपना दामाद बनाने का निर्णय किया है। 2 महीने बाद मेरा विवाह होने वाला है, तो इतना परिचय काफी होगा। इतना और बतला दूं कि मैं हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त आदमी हूं। मेरी ऊंचाई 5 फुट 11 इंच है और मैं अपनी यूनिवर्सिटी में फुटबॉल का कप्तान हूं। यहाँ तक ये बतला देना अनुचित ना होगा कि मैं काफी बिगड़ेल और गुस्सैल भी हूं। फुटबॉल फील्ड पर खेल के समय अक्सर विपक्षियों के साथ मेरी घूसेबाजी हो जाया करती है और कभी-कभी तो 2-4 के लिए मैं अकेला ही काफी साबित होता हूं। मुझे यहाँ महिला विद्यालय में आपकी सुयोग्य सुपुत्री के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वो अप्रतिम सुंदरी है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन कल ही मुझे आपकी सुपुत्री के पटा बनेठी के हाथ देखने को मिले और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसकी बहादुरी और उसके साहस से मेरे छक्के छूट गए। अब मैं काम की बात पर आता हूँ। मैंने बहुत गौर किया। मैं अपने आप को आपकी सुपुत्री का धर्मपति बनने के सर्वथा अयोग्य पाता हूँ। इसका कारण भी मैं आपको बतला देना उचित समझता हूँ। मैंने कहा ना कि मैं आदमी गुस्सैल हूँ और हाथ छुट भी, लिहाजा आपकी सुपुत्री से मेरा झगड़ा कभी ना कभी अवश्य होगा और ऐसी हालत में मेरा हाथ भी अपनी आदत के अनुसार छूटेगा। यहाँ मैं ये भी बतला दूं कि मैंने जिंदगी में लाठी कभी नहीं चलाई। पटा बनेठी के हाथों से मैं अपनी रक्षा किसी हालत में नहीं कर सकता और ये भी जानता हूँ कि आपकी वीर और बहादुर सुपुत्री अपनी शिक्षा का उपयोग अवश्य करेगी। लिहाजा उसकी लाठी और पटा बनेठी के हाथों से मेरी खोपड़ी सुरक्षित नहीं रह सकती। सुधार घर से ही शुरू होते हैं और बाहर के गुंडों की खोपड़ी तोड़ने के पहले उसे घर के अंदर वाले गुंडे की खोपड़ी तोड़ने का मौका मिलेगा। और आप समझ ही सकते हैं कि अपनी खोपड़ी तोड़वाने के लिए कोई समझदार आदमी तैयार नहीं होगा। यहाँ मैं आपको एक अमूल्य सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपनी सुपुत्री का विवाह किसी ऐसे वर के साथ करें जो मरियल हो, दब्बू हो और आपकी सुपुत्री का फरमाबरदार बन सके। इस हालत में अपने पति की और अपनी रक्षा करने के लिए आपकी सुपुत्री अपने पटा बनेठी के हाथों का सार्थक उपयोग कर सकेगी। आपका चरण सेवक। तो भाई हमने ये कहानी सुनी पटा बनेठी और अब कार्यक्रम का समय हो रहा है समाप्त। तो दीजिए राजुल और दीपा माहेश्वरी को इजाजत। नमस्कार।